मोटी विषय आप सब लोगों को मालूम है। अभी देश में उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तैयारी में हैं और इस तैयारी में आज झारखंड प्रदेश में यूपीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। राज्य के हमारे कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए रघुराम रेड्डी जी भी हैं। सभी हमारे सांसद भी हैं कांग्रेस के, जेएमएम के। और इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है और इसको लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हर चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चुनाव की तैयारी भी पूरे उत्साह उमंग के साथ होती है। और इसको लेकर इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों के तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी हैं और जितने भी मतदाता हैं इसके लिए उनसे सभी से संपर्क भी, ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है। और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। इसलिए विशेष आज के दौरा को लेकर हम चाहेंगे कि यूपी की तरफ से घोषित प्रत्याशी रेड्डी साहब खुद आपको इससे अवगत कराएं। धन्यवाद। सर, रेड्डी साहब, you want this? On it. झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय
श्री हेमंत सोरेन जी, साथियों, मीडिया के मित्र, यहाँ पे उपस्थित नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य, हेमंत जी के मंत्रिमंडली के सदस्य भी है यहाँ पे, आप सबको मेरा प्रणाम। अगर सबसे पहले I would like to express my heartfelt condolences on the sad demise of Guruji, who devoted all his life for the welfare of the people and achieved his lifetime ambition of carving out a separate state for the people. Jharkhand state stands as it is because of his tireless efforts. मैं मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको बता ही दिए मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं और क्यों मैं यहां तक आया हूं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी समर्थन मांगने के लिए जरूर आया हूं। अभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे हम, देश की क्या परिस्थिति है आज, क्या माहौल है, इस पे थोड़ा गुफ्तगू हुई है हम दोनों में। When there was a conversation between us as to what is happening in this country and to this Constitution of India as by law established. मेरा जर्नी with the Constitution of India has begun in the year 1971 and it still continues, and I have agreed to be the candidate of the opposition political parties, thinking that this election is also part of the same journey. Office of the Vice President is an important constitutional institution. जी अभी बराबर है कि नहीं? हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूं। हाँ, हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूं, लेकिन हाँ मिक्स्ड बोल रहा हूं सर, इसलिए कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में, मगर हिंदी में भाषण देने का अभी अब तक नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो करेंगे। आप लोग इतने लोग हैं और हम हैदराबाद के हैं, थोड़ा बहुत तो बात कर ही लेते हैं। और आपके कुछ सवाल है तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मैं बोलूंगा कि मैं तो आप हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं मैं नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा। सर अभी मैं दो शब्द पूरी बात आ जाने दीजिए। दो शब्द तो बोलिए ना सर, अपनी बात कहने दीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि अभी आपके भाई साहब मैं कुछ बोलने से पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिए, इसलिए मैं रुका। आपको सबको मालूम है त्रिवेणी संगम क्या चीज होती है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। वैसा संविधान का भी एक त्रिवेणी संगम है
वो है टेक्स्ट, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। अभी आप संविधान हाथ में लेकर एक एक अधिकरण अगर पढ़ते जाएंगे, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। Unless you know the idea of the Constitution and the importance of the principles enshrined in the preamble of the Constitution of India, which speaks about equality, justice, social, economic, political. ये इस क्रम में है। वो पहले सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, देन पॉलिटिकल जस्टिस। सबसे बड़ी मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसमें। एक है फ्रेटर्निटी, आम भाषा में अपन जिसको भाईचारा कहते हैं। दूसरी बात डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे, और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रूथ एंड ऑल द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम आर इमेजिनरी। क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए? कौन इनकी जिम्मेदारी है? खैर, सोरेन जी अपने साथ आज बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, एंड ही होल्ड्स द जुडिशरी इन हाई एस्टीम, एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो होल्ड द जुडिशरी इन हाई एस्टीम। बट एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि व्हाट हैपेंड टू हिज डिग्निटी? जिस तरीके से उनको सताया गया है, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. मैं इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा था, कॉन्फ्लुएंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिपोजिटरीज ऑफ पीपुल्स फेथ एंड ट्रस्ट। So what should happen to the faith and trust that was reposed in Mr. Hemant Soren and his cabinet colleagues when he was incarcerated for no valid reasons? ये अहम सवाल का जवाब अपन मांगते ही रहना। इसका जवाब तब तक नहीं मिलता, फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये परंपरा देखिए ना आप, ये क्या हो रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। Somebody said
Indians have become voters first and citizens later. क्यों बोला गया ये बात? आप लोगों में कुछ बता सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स राज्यांग परिषद में चर्चा जारी थी. अभी प्रियम्बल भी नहीं बना था. साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव साहब के नेतृत्व में इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन हो रहा था. That's why it is said Indians have become voters first and citizens later. Citizenship was not defined at that time. Refugees were pouring in, and yet none were excluded from the voters list. And in those days, no bridges, no trains, no planes, no paramilitary forces, and all of you will perhaps would be shocked to know shortage of paper and printing presses. That great gentleman, election commissioner, one single man, Sen, Sukumar Sen, under those circumstances, prepared a voter list which was all inclusive. एक ऐसा माहौल था घर में माताएं बहनें उनका नाम नहीं बताते थे. हस्बैंड का बात नाम बोलने का तो भूल ही जाओ आप. इट इज अंडर दो सर्कमस्टेंसेस. अगर आप वोटर लिस्ट देखे तो आपको मालूम हो जाता. ABCD वाइफ ऑफ सो एंड सो. एंड देयर वर नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस नंबर्स. किसी का घर का नंबर नहीं था. So they have decided start from northeast and end it with southwest. तो फिर उसको लेकर कहां तक पहुंच गए? सर, पार्लियामेंट के मेंबर्स पीछे खड़े हुए वो लोग बोलते हैं while they are addressing the house, अध्यक्ष जी को सर कहते हैं. अभी एक नया सर मुसीबत आ गई है अपने को. ये क्या सर, क्या चीज होती है सर? स्पेशल रिवीजन हो सकती है. रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस. Nobody can dispute that the electoral rolls must be updated. Nobody disputes that such of those who are not amongst us, their names should be struck out. बट ये इंटेंसिव एक्सक्लूशन क्या चीज होती है? एंड कई जगहों में इंटेंसिव इंक्लूजन होता है. ऑल ऑफ ए सडन आबादी बढ़ती है. क्यों मैं इसकी जिक्र कर रहा हूं? इलेक्शन कमीशन इज अ हाई पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट्स ड्यूटी इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अगर आप ये संविधान को जानते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं भी एक्सप्रेशन पावर नहीं है. फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, functions and duties of the Council of Ministers headed by the Chief Minister. ऐसे बातें होते हैं इसमें. फिर ये पावर कहां से आके पड़ी है? ये मुद्दे आपके सामने खड़े हुए हैं अभी. ऐसा नहीं है कि आइंदा फेस करने वाले हैं. यू आर फेस्ड विद दिस सिचुएशन. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस I was compelled,
compelled by none other than my own conscience to accept the proposal made by the opposition political parties, and I have accepted the nomination with great humility and respect at my command. That's how I stand before you. Democracy doesn't mean simply votes. Constitution doesn't contemplate a majoritarian government. हेमंत सोरेन जी का असेंबली में मेजॉरिटी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। कल से सब पत्रकार सर नीचे और पैर ऊपर करके चलना पड़ेगा सड़क पे। अगर उन्होंने चाहे तो बिल तो पास होता। वो डेमोक्रेट हैं, वो नहीं करेंगे, अलग बात है। सवाल ये है, कर सकते क्या? कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द लिमिटेशंस। And this important thing we forget, and we talk about majority. We have the majority, we can do anything. पढ़ते पढ़ते मुझे एक शब्द ऐसे याद आ गया, enumerationism. Enumeration is not only for the electoral rolls. The whole of the idea of the Constitution is enumerationism. पार्लियामेंट किस चीज पे शासन कर सकती है? स्टेट असेंबली किस चीज पे शासन कर सकती है? What are the laws that could be enacted by the state legislature, and what are the laws that could be enacted by the parliament? हम कल तक सुन रहे थे, Parliament is sovereign. Parliament is supreme undoubtedly in lawmaking in respect of subjects allocated to it. So also the state legislature. ये नई कमेंट्री, नई एक नैरेटिव चल रहा है, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसा मानता हूं मैं, वो एक कारण है मैं ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वेस्ट को मानकर तैयार होकर आपके सामने खड़ा हूं। Anything more? वोट अपील, Vote appeal. कॉन्शियस वोट अपील, एमपीज ऑल पार्टी वोट अपील। आप जो वैचारिक लड़ाई आप लड़ रहे हैं और लोग सुनिए, मुझे ये कहेगा है कि हेमंत जी से मैं समर्थन मांगू। हेमंत जी से तो समर्थन मिल ही गया है, और उनके पार्लियामेंट सदस्य यहां खड़े हुए हैं, उनसे मांगूंगा वोट में। हेमंत जी से तो सदस्य नहीं है पार्लियामेंट के, तो इसलिए उनसे वोट तो नहीं मांगूंगा। वोट तो मांगूंगा पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं। पुराने सदस्य हैं पार्लियामेंट के, हाँ, के मेंबर थे पहले। जी, बहुत अच्छा होता था अगर उन्होंने जब पार्लियामेंट में थे, मेंबर थे, मैं जब अगर इलेक्शन लड़ता हूँ। दल के अध्यक्ष नहीं, एक सवाल मेरा आपसे है सर, इस तरफ देखो, इस तरफ। जी नहीं, एक सवाल, बारी-बारी कि आप लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना समर्थन मिलेगा सत्ता पक्ष? चूंकि ये संख्या बल का खेल है और संख्या बल के खेल में अभी आप थोड़ा सा पिछड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या आप अंतरात्मा की आवाज पर उनसे अनुरोध करेंगे? सर,
मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज उस तरफ ज्यादा हो गए और इस तरफ कम होंगे। Political parties are not members of the electoral college. Parliament members form the electoral college. Irrespective of the party affiliation, I am going to appeal to all the honorable members of Rajya Sabha and Lok Sabha to consider my candidature on its own merits. अगर आप समझते हैं मैं इस काबिल हूं तो आप मुझे मदद दीजिए। इसी बात को हिंदी में दोबारा रिपीट करिए, हिंदी में इसी बात को कहिए। सबसे पूछूंगा, सब पार्लियामेंट के मेंबर्स को अपील करूंगा। और मेरी चिट्ठी चली गई काफी पार्लियामेंट मेंबर्स को, और उसमें पार्टियों का जिक्र नहीं है। सब पार्लियामेंट सदस्य को लिखने वाला हूं और लिख दिया हूं, उनका समर्थन मांग रहा हूं। एक सवाल है मेरा, और पूरी उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा। एक सवाल है मेरा। पार्टियां हैं जहां पर आपके जीत की उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो क्या आप उन सांसदों को भी क्रॉस वोटिंग करने के लिए कहेंगे जो एनडीए के तरफ हैं? क्रॉस वोटिंग क्या होती है सर? नहीं सर, ये क्रॉस वोटिंग क्या? सर मैं जवाब दूंगा, प्लीज मेरे पे छोड़ दीजिए। जब आपकी मदद की जरूरत है मैं जरूर मांगूंगा। सर ये क्या एंटी डिफेक्शन लॉ पे चर्चा हो रही क्या? आपको दो चीज तो मालूम है, विप इसमें इश्यू नहीं होता। Why the Constitution has contemplated such a situation and a secret ballot? इसलिए ये क्रॉस वोटिंग की बात क्या हो रही है सर? I said I am appealing to all the members of the parliament to consider my candidate. इसलिए क्रॉस वोटिंग की चर्चा नहीं होती है सर। सबसे बात करने की कोशिश करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के टॉप ब्रास लीडरशिप अगर मुझे मिलने की अनुमति देते हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। जी जी जी, जिक्र आप लगातार कर रहे हैं अभी। लगातार नहीं सर, मतलब मैं 50 साल से कर रहा हूं। जी, लेकिन अभी जिस तरीके से पार्लियामेंट में अभी 2 बिल अभी आए हैं और आपने एसआईआर का भी जिक्र किया है, चूंकि एक अहम पद होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो बीजेपी के भी कुछ नेता हैं, भले वो सामने आके नए बोलते हो, एमपी हैं कई सारे ऐसे, तो आप क्या इंडिविजुअली ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो ये जान रहे हैं कि गलत हो रहा है? सर सवाल क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि इन जो बिल आ रहे हैं अभी, इसमें तो एक कौन सा बिल की बात कर रहे हैं सर? जो 130 अभी जो संविधान में संशोधन हुआ है, जिसमें यह है कि 30 दिन के भीतर, और ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है हाल के दिनों, उसमें 2 चीज है सर। बिल इंट्रोड्यूस हुआ और जिस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ वो तो आप देखे हैं लोकसभा में, और तुरंत उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। It is under the active consideration of the Joint Parliamentary Committee, which will be scrutinized by the members of the House, both the members of the House. फिर इसका रिपोर्ट आएगा, फिर इसके बाद में अपन उस पर चर्चा करेंगे। एक सवाल मेरा है। कौन सा सवाल? एक सवाल मेरा है जो पहले ही पूछे थे। ये संविधान का जिस तरह से मतलब उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जैसा आपका भी आरोप है और लगातार आरोप लग रहा है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं सर, मतलब संविधान का जिस तरह से मैं जो जी अभी जो बात है जी अपने बीच में जी आप भी जानते हैं,
और हमसे अच्छा आप जानते हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये परिस्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। परिस्थिति जो है, तो संविधान की रक्षा का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में बौना हो गया है? सुनिए सर, a slight correction there. Supreme Court upholds the Constitution. That is the oath which I have taken. सिर्फ दो लोगों के लिए वो शब्द इस्तेमाल करे हैं, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जहां तक स्टेट्स की सवाल है, सिर्फ राज्यपाल महोदय के पास है। So Supreme Court is not the defender and protector of the Constitution. Supreme Court interprets the Constitution. Supreme Court upholds the Constitution. Supreme Court respects the Constitution. ये डिस्टिंक्शन है। कॉलेजियम को आप कितना उचित मानते हैं सर? सर ये कोलिजियम किधर से किधर लेके जा रहे हैं सर? ये कोलिजियम पे यहाँ पे क्या है चर्चा करेंगे? सर मेरा एक प्रश्न है सर एक मेरा प्रश्न, क्योंकि सर इधर देखा जाए सर, इधर देखा सर प्लीज सर, मेरा एक प्रश्न है कि आप चूंकि हैदराबाद से हैं, बिल्कुल सर, और हैदराबाद में भी माननीय राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद है, उसमें विपक्ष के भी होंगे, तो क्या आपकी अंतरात्मा हैदराबाद जवाब दिया, सवाल पूछ लिया। और आप कुछ बोल रहे? चंद्रबाबू नायडू? जी चंद्रबाबू नायडू अब हैदराबाद में नहीं है। नहीं, मैं उनके बारे में, बाकी जो माननीय सांसद हैं उनका किस तरह से आपके अंतरात्मा की बात सुनेंगे? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं सर, वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं ना, उनके पार्टी के भी। चंद्रबाबू नायडू साहब तो हमारे मित्र हैं 45 साल से। आप पूछेंगे? लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल पूछ लीजिए। एक सवाल हमारा है सर, अब आवाज आ रही है? बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए, आवाज आ रही है। एक सवाल हमारा है, सवाल ये है, आप उन्हीं से लड़ रहे हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करवाया था राजभवन से, पता है, राधा कृष्णन जी से। तो ऐसे में आपने जितनी भी बातें कही हैं संविधान से संबंधित, या जिनके लिए आपने बात कही, जो भाईचारा वाली भी जो बात आपने कही, ठीक है, जीत हार तो होती रहेगी, वो जीत हार कोई मायने नहीं रखती है। हारने के लिए तो लक्ष्मीबाई भी हार गई थी, मैं इसे नहीं मानता। हमें केवल एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस राधा कृष्णन जी ने राजभवन में हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करवाया था संविधान को ताक पर रख करके, और हेमंत जी भी बगल में आपके बैठे हुए हैं, उनका स्पंदन भी आपके पास जरूर ही पहुंच रहा होगा। आप बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं, और अगर संभवतः मान लिया अगर कुछ कल्पना या परिकल्पना के इतर अगर चुनाव परिणाम आ गया, तो आप क्या कहेंगे इस पर? सर ये तो बहुत बड़ा कमेंट्री है सर, सवाल कहाँ था सर? ये कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। हेमंत जी और मेरे में जो चर्चा हुई, बातचीत हुई, इसकी बात तो जिक्र ही नहीं हुआ। अगर आप पूछते हैं, मैं एक शब्द बोला हूं आपको, आप जरूर नोट कर लिए होंगे। इसके जो भी जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्फ्रिंजिंग द डिग्निटी ऑफ श्री हेमंत सोरेन conferred on him like any other citizen of India by the Constitution of India. सर मैं कोई व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, and more particularly about the rival candidate, because I want this election to be one of the most decent and fair election ever witnessed by India in recent years. इसलिए मैं वो चर्चा को
इंडिविजुअल ओरिएंटेड नहीं करना चाहिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपसे हमेशा बीजेपी लगातार ये सवाल कर रही है बस। कि सलवा जुलूम का जो मामला था वो छोड़िए उसका बस दाइन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।